There is only one unconditional law, and that is moral law. Hello everyone, my name is Richa Singh. I welcome you all to the series of world history, and today we are going to talk about philosophers of enlightenment era. इससे पहले हम बात कर चुके हैं एनलाइटनमेंट की। हम जान चुके हैं कि एनलाइटनमेंट क्या था। एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान हमें यूरोप में देखने को मिलता है। इसने फोकस किया था रैशनैलिटी पे, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं उस पे, रीजन पे, और एनार्की को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं बात की थी। इनलाइटनमेंट वो एरा है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर सेक्टर में, हर फील्ड में रिफॉर्म की बात की जा रही है। बहुत सारे फिलोसोफर्स सामने निकल के आए हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, आइडियाज़ दिए हैं, लोगों को जागरूक किया है। बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड हो, चाहे वो लॉ हो, पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर सेक्टर में हमने देखा है कि अलग अलग फिलोसोफर्स जो हैं वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा था क्योंकि इसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो भी चल रहा था। इसी समय बहुत सारे चेंजेस जो सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे, इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रहे थे, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन, रेनेसा, ये सारे मूवमेंट्स के बाद एक नया मूवमेंट निकल के आया था जो था एनलाइटनमेंट। तो बहुत सारे चेंजेस उस समय के सोशल स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा था। जो स्कॉलर्स थे उनमें देखने को मिल रहा था, जो स्कॉलरी वर्क था उसमें देखने को मिल रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स में से एक फिलोसोफर की, जो है इमैनुअल कांट। वैसे तो एनलाइटनमेंट एरा में बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, जैसे कि रूसो हुए हैं, वोल्टायर हुए हैं और एडम स्मिथ हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में रिफॉर्म की बात की है। लेकिन इमैनुअल कांट वाज द वन पर्सन हु गेव दिस आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट इटसेल्फ। ठीक है, जिन्होंने एक आइडिया जो एनलाइटनमेंट का है वो इमैनुअल कांट का ही दिया हुआ। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की फिलोसफी की चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री पेपर 2 का है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कांट की फिलोसफी से रिलेटेड कि उनका आइडिया क्या था, इंडिविजुअलिज्म का आइडिया क्या था, उनका पॉलिटी से रिलेटेड आइडिया क्या था, उनका बेसिक जो थिंकिंग थी वो क्या थी, क्रिटिसिज्म क्या है कैंट की फिलोसफी का। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कैंट की। इमैनुअल कैंट की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली घूमती है मोरल वैल्यूज के इर्द गिर्द। वो मोरल वैल्यूज, मोरालिटी, पॉजिटिव फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, रीजन, रैशनैलिटी, इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे वो इंडिविजुअलिज्म की बात हो, चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो ह्यूमन डिग्निटी की बात हो, चाहे वो आपके लॉज की बात हो, हर जगह वहाँ पर आप देखेंगे इमैनुअल कांट जो हैं वो मोरालिटी पे फोकस कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं। उनका ये मानना है मोरल वैल्यू जो है वो ही एक अनकंडीशनल लॉ है। देयर इज ओनली वन अनकंडीशनल लॉ एंड दैट इज मोरल लॉ। हम यहाँ पर देखेंगे कैंट बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, फिलॉसफी ऑफ मोरल लॉज की बात करते हैं। ये 3 पॉस्टुलेट्स के साथ अपनी फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं। पहला है इमोर्टैलिटी, दूसरा है पॉजिटिव फ्रीडम। अब फ्रीडम 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। कैसे? अगर फ्रीडम को लिमिट ना किया जाए तो वो नेगेटिव फ्रीडम बन जाएगी। हर इंसान अपनी फ्रीडम का गलत फायदा उठाना शुरू करेगा अगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस ना लगा जाएं। जब रिस्ट्रिक्शंस के साथ फ्रीडम दी जाती है वो फ्रीडम पॉजिटिव फ्रीडम होती है जो एनार्की को बहुत हद तक रोके रखती है। अगर हम अपने खुद के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ है। ऐसा नहीं है किसी को कुछ भी करने का अधिकार है। वी हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू मूव अराउंड, बट विद द लिमिटेशंस, ताकि एनार्की को रोका जा सके, ताकि दंगे फसाद को रोका जा सके, ताकि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोका जा सके। तो यहाँ पर इमैनुअल कांट बात करते हैं पॉजिटिव फ्रीडम की। और सबसे जो मेन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उनका कहना है जो मोरालिटी है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वही कहीं ना कहीं गॉड के एग्जिस्टेंस से भी जुड़ी हुई हैं। फिलॉसफी की बात करें तो ही आर्ग्यूज दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज द सोर्स ऑफ जनरल लॉ ऑफ नेचर। उनके हिसाब से जो सोर्स ऑफ जनरल लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का जो लॉ है वो उसका सोर्स क्या है? वो उसका सोर्स है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्यों है? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सोचने समझने की क्षमता से ही अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें डिफाइन करते हैं, और उसी हिसाब से हम नए नियम, कानून, आइडियाज़ जो हैं वो बनाते हैं।
इमैनुअल कांट का यही कहना है कि हमारे आसपास जो भी नेचुरल लॉज हैं उनका सोर्स है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं और यही हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको स्ट्रक्चर करता है। ह्यूमन रीजन खुद को ही मोरल लॉज देता है। भाई हमने अपने रैशनैलिटी और रीजन के बेसिस पे कुछ लॉज तैयार किए, कुछ मोरल वैल्यूज निर्धारित की हैं, तो हम अपने हमारा जो ह्यूमन रीजन है, जो रैशनैलिटी है, वही हमें मोरल लॉज भी देता है, वही हमें सही गलत बताता है, वही हमारे सामने चीज़ों को और क्लियर करता है। बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ भी नहीं है। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस से ही जुड़ा हुआ है। उसी के हिसाब से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी रख पाते हैं सामने सबके। ठीक है। एंड जो भी हम मोरल वैल्यूज़ और लॉज की बात करते हैं, यही हमारा वैल्यू सिस्टम बनाता है, यही हमारा बिलीफ सिस्टम बनाता है और यही गॉड के एग्जिस्टेंस को भी एक तरीके से प्रूव करता है, या हमारा जो बोलते हैं ना, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जो है गॉड में, वो उसको बताता है। मेन आइडिया अगर हम बात करें इमैनुअल कांट की, इनकी फिलॉसफी की, तो क्या है? इमैनुअल कांट का कहना है हर किसी को, हर दूसरे इंसान की ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सबको ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बनाए गए हैं उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी में एनार्की नहीं होगी। अगर हम अपने अलावा दूसरों के भी राइट्स की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, वैल्यू सिस्टम की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ह्यूमनिज्म की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हम लड़ाइयाँ रोक सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी इन अदर्स एंड दैट वन शुड ओनली एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द रूल्स दैट कुड होल्ड फॉर एवरीवन। सबके लिए जो नियम है, सबको वो नियम मानने चाहिए और हर एक इंसान को, हर दूसरे इंसान की जो ह्यूमैनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इमैनुअल कांट आगे बात करते हैं ड्यूटी की। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मोरल जो लॉ है, हमारी जो गुडविल है, उसमें एम्बेडेड है। हम अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा गुडविल होना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा गुड इंटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंशन के साथ ही ड्यूटी परफॉर्म होती है, यानी कि इंटेंशन में ही हमारी जो ड्यूटी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी है, वो एम्बेडेड है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। विदाउट गुडविल वी कैन नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल। एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा एंड रिजल्ट जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इमैनुअल कांट बोलते हैं कि ये जो ड्यूटी है, ये जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो गुडविल, गुड इंटेंशन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। और कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? हम सभी के अंदर इनर एंड आउटर सेल्फ, दो तरीके की चीज़ें हैं। इनर सेल्फ कैसे? हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, हमारा जो रैशनल थिंकिंग है, उसको मिला के हमारे इनर स्टेट बनती है। और जो हमारे बाहरी जो दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे आंखें हुई, हमारे कान है, हमारे हाथ है, हमारे स्किन है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, जिससे हम बाहरी दुनिया को सेंस कर सकते हैं। उसी से तो आउटपुट लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमें काली दिख रही है तो क्यों दिख रही है? वो काम है हमारी आंखों का। हमारी आंखें जैसा इनपुट रिसीव करती हैं वैसा ही आउटपुट जो है वो माइंड हमें भेजता है और चीज़ें वैसी ही हमें दिखती हैं। कलर ब्लाइंडनेस जैसी चीज़ें, आपने एक समस्या है जो आपने सुनी, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। उसका मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कलर्स जो हैं वो नहीं देख सकते, क्योंकि उसका इनपुट उनको नहीं, उनका माइंड वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो समझ रहे हैं ना कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएं और देख पाएं और समझ पाएं। हमारा जितना इंटेलेक्ट होगा उसी हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, और जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी हिसाब से हम चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे। किसी के लिए कुछ अच्छा है तो किसी के लिए कुछ बुरा है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आप बोले कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है वो सबके लिए एक जैसी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कई लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम अच्छा लगता है, कई लोगों को वही पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं लगता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी अपनी थॉट प्रोसेस पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे, और हमारी कॉन्शियसनेस को डिफाइन करता है हमारा इनर एंड आउटर सेल्फ। इनर सेल्फ यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट, हमारी रैशनल थिंकिंग,
आउटर सेल्फ यानी कि जो वर्डली फिजिकल वर्ड है, वर्डली थिंग्स हैं, और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं। हम जैसा सेंस करते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा एक्सपीरियंस करते हैं वैसे ही माइंड में आइडियाज डेवलप होते हैं, जैसे आइडियाज डेवलप होते हैं वैसे ही हम थ्योरी देते हैं, और जैसे ही हम थ्योरीज देते हैं वही लोगों तक पहुंचती हैं, वह वही चीज़ों को वैसे ही डिफाइन करती है। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है और सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमारी मोरल वैल्यूज को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। कोई बाहर का जो फिजिकल वर्ड या फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो हमारी मोरल वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता है। हमारी मोरल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं हम खुद। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी मोरल वैल्यूज को डिफाइन करती है। हम बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी जो हमें सिखाती है, प्लस हम जो ऑब्जर्व करते हैं, उन सबको मिला के हमारा एक वैल्यू सिस्टम तैयार होता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, बैक ऑफ द माइंड हमारा वैल्यू सिस्टम काम करता है कि क्या चीज़ वह हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, उसी हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं। यानी कि वैल्यू सिस्टम डिफाइंस आवर एक्शंस। वही बात कर रहे हैं इमैनुअल कांट की मोरल वैल्यूज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मोरल वैल्यूज आर द बेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसी से सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात की है। उनके हिसाब से वी कैन नेवर नो ऑब्जेक्ट इन देमसेल्व्स बट ओनली एज दे अपीयर टू अस। हमें ऑब्जेक्ट वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि वो ऑब्जेक्ट है, वो वैसा दिख रहा है जैसा हम उसे देख पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाटर हमें लाल दिखता है, ठीक है। एनिमल्स को, कई सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको वो रेड कलर नहीं दिखता है। जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस है उन्हें कुछ और कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टमाटर तो वही है ना, ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो हमें चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिख रही हैं, हमें वो वैसी दिख रही हैं जैसा हम उन्हें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम जो चीज़ इनपुट रिसीव करते हैं वही माइंड हमारा प्रोसेस करता है, वही हमें आउटपुट मिलता है, वैसा ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नॉलेज इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल वर्ड, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो एक्सटर्नल वर्ड नहीं डिफाइन करता है, वो हम खुद डिफाइन करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी नॉलेज। अच्छा, अभी हमारी साइंस इतनी डेवलप हुई है, इससे पहले तो इतनी डेवलप नहीं हुई थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम अपने नॉलेज बेस में ऐड कर चुके हैं, पहले वो चीज़ें हमारे नॉलेज बेस में नहीं थी, यानी कि वो हमारे नॉलेज का हिस्सा नहीं थी। तो क्या वो पहले थी नहीं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। अभी भी यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी नहीं सुलझा पाए हैं। तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यही चीज़ प्रूव कर रही है कि नॉलेज को कौन डिफाइन कर रहा है? नॉलेज को हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफाइन कर रही है, हमारे मोरल वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, हमारे जो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, रीजनल रैशनैलिटी, जो रैशनल थिंकिंग है, वो डिफाइन कर रही है नॉलेज को। जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ती जाती है, जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड में इंप्रूवमेंट होता जाता है, वैसे वैसे हमारा नॉलेज बेस भी बढ़ता जाता है। बहुत सारी डिस्कवरीज होती चली आ रही है। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया। पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, बाद में कंप्यूटर्स भी आए। तो हमारा नॉलेज बेस बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें पहले भी थी, कॉन्सेप्ट में थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझने में हमें टाइम लगा। जैसे जैसे हम इनपुट लेते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उन्हें अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि नॉलेज जो है वो एक्सटर्नल वर्ड ऑफ जो वर्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन नहीं करते हैं। दैट इज डिफाइंड बाय द ह्यूमन रैशनैलिटी एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम अपनी कॉन्शियसनेस और रैशनैलिटी से ही उनको डिफाइन कर पाते हैं। अब हम एक एक करके सेपरेट जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी की बात करें तो इमैनुअल कांट ने आइडियलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं हमें आइडियलिस्टिक ज़्यादा लगती है। कैसे लगती है, इसका जो क्रिटिसिज्म जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन हम ये जान लेते हैं आइडियलिस्टिक कैसे है कि जैसे इनका कहना है कि जितने ज़्यादा लोफियर जो होंगे आइडियाज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड जो कांट हैं उन्होंने ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी को इंस्पायर किया है। यहाँ से आइडियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो हमें उसका फाउंडेशन देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल फ्रीडम की। मोरल फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं ये कांट। उनका कहना है कि रीजन जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर का ही एक हिस्सा है और आइडिया रीजन से ही निकल कर सामने आता है। जब रीजन अप्लाई करेंगे तभी आइडिया निकल कर आएगा और यही आइडिया ह्यूमन को अवेकन करता है।
भाई कोई आइडिया है, वही अगर हम कोई चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कुछ रीजन लॉजिक लगाया, एक नया नया आइडिया दिया, उस आइडिया को लोगों ने सुना समझा, अवेक हुए, वो उन्होंने जाना कि नहीं अरे ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी हमें सोचना चाहिए, इस एंगल में भी हमें सोचना चाहिए। तो रीजन आइडिया को जन्म देता है और आइडियाज़ ह्यूमन काइंड को अवेकन करते हैं। जो फोर्स ऑफ मोरल फ्रीडम है वो इंडिविजुअल खुद हैं, यानी कि हम खुद को ही मोरली फ्री कर सकते हैं, हम फ्रीली सोच सकते हैं। अगर हमने खुद को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध के रखा है कि हम खुद से कुछ नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं सोच पाएंगे। ये मोरल फ्रीडम जो है उसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो हमें खुद को जाता है कि हम खुद मोरली फ्री होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमैनुअल कांट ने बात करी है ह्यूमन डिग्निटी की। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो इमैनुअल कांट का आइडिया है वो ह्यूमैनिटी के आसपास घूमता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है, इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन डिग्निटी की। इमैनुअल कांट के हिसाब से एवरी मैन इज सब्जेक्ट टू स्पेशल रिस्पेक्ट, हर इंसान एक स्पेशल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। एंड किसी भी इंसान को आप वर्डली थिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारा एंड मीन्स है वो हम खुद हैं। मैन इज द एंड इन हिमसेल्फ। भाई हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? हम एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, अपने गोल्स को पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि मैन इज एंड इन हिमसेल्फ। आप ह्यूमन बीइंग को वर्ल्डली थिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड वर्ल्डली थिंग एंड मीन्स, वर्ल्डली थिंग्स जो है वो एंड नहीं हो सकती और ह्यूमन बीइंग मीन्स नहीं हो सकता। यानी कि ह्यूमंस के थ्रू हम वर्ल्डली थिंग्स तक नहीं जाते हैं, वर्ल्डली थिंग्स के थ्रू हम ह्यूमंस के गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, ये जो आइडिया है ये इनका आइडिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी का। कई बार पूछा जाता है आपके ऑप्शनल पेपर में, तो ये आपको याद रखना है कि इसका बेस क्या है कि हम वर्ल्डली थिंग्स से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी द मीन्स, वी आर द एंड रिजल्ट। वर्ल्डली थिंग्स आर द मीन्स टू अचीव आर एंड रिजल्ट। ठीक है, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हम जो चाहते हैं वो उनको फुलफिल करने के लिए वर्ल्डली थिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ना कि हम वर्ल्डली थिंग्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स के बारे में कांट का क्या कहना है? यहाँ पर भी वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मोरल एंगल की बात करते हैं। कांट बोलते हैं कि पॉलिटिक्स भी मोरालिटी के सबसर्विएंट है। अगर हम पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यूज को जोड़ दें तो वो बहुत अच्छा एंड रिजल्ट हमें दे सकती है। ट्रू पॉलिटिक्स वही पॉलिटिक्स है जहाँ पर मोरल वैल्यूज होती हैं। अगर पॉलिटिक्स और मोरल वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी तो हम कई सारे वॉर्स को रोक सकते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो पीस है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में मोरल वैल्यूज को ले आएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होता है, आप केवल मोरल वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें रैशनैलिटी, रीज़न का भी सहारा लेना होता है, प्रैक्टिकलिटी का भी सहारा लेना होता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। तो हम एक आइडियलिस्टिक होके काम नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारी मोरल वैल्यू है, हम इस पे ही उस पे ही जुटे रहेंगे, उस पे ही डटे रहेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप कोई भी मोरल वैल्यू एक उठा लीजिए, जैसे कि ट्रुथ ले लेते हैं। ट्रुथ एक पॉजिटिव मोरल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। अब ट्रुथ का मतलब क्या है कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, खुद भी यही सीखते हैं। अब एक सिचुएशन आती है, एक इनोसेंट पर्सन जिसके पीछे कई सारे गुंडे पड़े हुए हैं, उसकी जान के पीछे पड़े हैं, वो अपनी जान बचा के भागा, आपके घर आया, उसने आपसे मदद मांगी। अब आपने उसको मदद दी, आपने उसको अपने घर में एंटर कर ली, पीछे से वो गुंडे भी आ गए, वो आके आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये इंसान यहाँ आया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
पहला कि आप अपनी मोरल वैल्यू पे अड़े रहें, दूसरा आप उस इंसान की जान बचाएं अपनी मोरल वैल्यू से हट के। अगर ट्रुथ जो मोरल वैल्यू है आप उसको नहीं छोड़ते हैं, आप सच बता देते हैं, तो उस इंसान की जान चली जाएगी। तो जो हमारा एंड रिजल्ट है वो फुलफिल नहीं होगा कि हम फाइनली हम कर सब कुछ किसके लिए रहे हैं, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ही खत्म हो गया। और वहीं पर अगर आप इस मोरल वैल्यू को, ट्रुथ को छोड़कर एक बार झूठ बोल देते हैं तो उस इंसान की जान बच जाएगी जो कि एक इनोसेंट पर्सन है। तो यहाँ आपको फर्क समझ आ रहा है ना कि प्रैक्टिकल होना और आइडियलिस्टिक होना दोनों में फर्क है। हम आइडियल्स, हमारे वैल्यू सिस्टम को हम बिल्कुल अपना बेस बनाते हैं अपने डिसीजंस के लिए, लेकिन क्या सिचुएशन है उस हिसाब से ही हमें एक्ट करना चाहिए। यानी कि हमें फॉर्मल नहीं होना है, हमेशा हमें प्रैक्टिकल होना है। मोरल वैल्यूज के साथ साथ अगर उस मोरल वैल्यू से नुकसान नहीं हो रहा है, हम उस मोरल वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उस मोरल वैल्यू को आप अगर उस मोरल वैल्यू पे अड़े रहते हैं और उससे किसी की जान चली जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो मोरल वैल्यू को छोड़ना ही सही है। ठीक, आई होप कि ये जो एग्जाम्पल है इससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आइडियलिस्टिक जो थ्योरी है कांट की और जो एक प्रैक्टिकल हमें क्या करना चाहिए, वो आपको एक डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स को मोरालिटी से कंबाइन किया जाता है। तो मोरल वैल्यूज अगर पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करने लगते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, हम वॉर को रोक सकते हैं, पीस को बढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो कांट वॉज दी ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। वो इंडिविजुअलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। उनका कहना ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट है, चर्च है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द इंडिविजुअल, नॉट अ वाइस वर्सा। दे एग्जिस्ट फॉर अस, वी डू नॉट एग्जिस्ट फॉर देम। हम इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को हमारे लिए एग्जिस्ट किया गया है ताकि वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, हमारे जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, हमारा भला कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया है। और उन्होंने एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इमैनुअल कांट जो थे, ही वॉज अगेंस्ट द एक्सेसिव मटीरियलिज्म। जो मटीरियलिज्म है, यानी कि हम मटीरियल वैल्यूज जो है, मटीरियलिस्टिक वर्ड है, एक्सेसिव मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। उनका कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्रेसिव हैं। आप प्रोग्रेसिव तभी हैं जब आप मोरली प्रोग्रेसिव हैं। मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेसिव होना नहीं है कि आपके पास आज सारी सुविधाएं आ गई, आपके पास फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी है, आपके पास इंटरनेट है, एवरीथिंग जो कुछ आपको एज अ मटीरियलिस्टिक थिंग चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास मोरल वैल्यूज ही नहीं है। आपके पास क्षमा करने का जो एक नेचर होता है वो नहीं है। आपके पास इमोशनल जो एक फैक्ट होता है ह्यूमन काइंड का नेचर, वो नहीं है। अच्छी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं, वो नहीं है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, किसी के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप जो एक बेसिक मोरल एडिकेट जो एक्सपेक्ट किया जाता है हर इंसान से, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप प्रोग्रेसिव नहीं माने जाएंगे, भले ही कितना भी मटीरियलिस्टिक गेन आप कर लें। तो कैंट ने एक्सेसिव मटीरियलिज्म के अगेंस्ट बोला है, वो इसके अगेंस्ट थे। उनका कहना था ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेसिव तभी माना जाएगा जब वो मोरली प्रोग्रेस करेगा, वैल्यू सिस्टम उसके प्रोग्रेसिव रहेंगे। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल बात करें, आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितना भी पैसा आ जाए आपके पास, कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएं आपके पास, अगर आप विमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन मैन विमेन कोई भी हो, किसी दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप उसका दमन करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया, कॉलोनीज बनाई, इंडियंस हो चाहे अफ्रीकन्स हो, उनके साथ बहुत बुरा, यानी कि उनकी मोरल वैल्यूज दिखाई पड़ती हैं कि उनकी मोरल वैल्यूज बहुत बेकार थी। कितना भी मटेरियलिस्टिक गेन उनके पास हो, लेकिन उनकी मोरल वैल्यूज प्रोग्रेसिव, वो मोरल थॉट्स में प्रोग्रेसिव नहीं थे, तो उन्हें हम प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे। आज भी हम अपनी भी बात करें तो हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर हमारी जो थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव नहीं है तो हम
प्रोग्रेसिव नहीं माने जाएंगे। जैसे एक बहुत कंफ्यूजिंग जो एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत फैला है चारों तरफ, लोग सोचते हैं वी आर मॉडर्न, मतलब अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, या देखिए ये क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है क्या करना है, ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है, ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, ये इंडिविजुअल की चॉइस है, उसे जिस चीज़ में जैसा कंफर्ट लगता है। लेकिन आजकल लोगों का क्या हो गया है, लोगों को लगता है कि अगर हम ये पर्टिकुलर चीज़ कर ली है तो हम मतलब हम प्रोग्रेसिव हैं, हम मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है। यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन के साथ कंपेयर कर लिया है लोगों ने, यानी कि एक बोलते हैं ना कि दिमाग में क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है, हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हम बोल क्या रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं। हम मॉडर्न जो वैल्यू सिस्टम है हम उसको फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। हम वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, रेप जैसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इलीगल ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, दंगा फसाद गाली गलौज, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं, तो हम मॉडर्न नहीं है। यह हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत पिछड़ गया है, हम अपने वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने अपने वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव किया है वो मॉडर्न है, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हैं वो मॉडर्न है, जो मॉरली करेक्ट है वो मॉडर्न है। केवल कपड़े पहन लेने से या स्टाइल बदल लेने से या इंग्लिश बोल लेने से या कोई भी लैंग्वेज बोल लेने से कोई भी मॉडर्न नहीं बनता है। आप वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ उसी चीज़ की बात की है कि मटेरियलिस्टिक गेन कितना भी हो जाए आपके पास, जब तक आपके मोरल गेन्स नहीं होते हैं, मोरल प्रोग्रेस नहीं होती है, तब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं मानी जाएगी, वो प्रोग्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट एक डॉक्ट्रीन इमैनुअल कांट ने दी है, डॉक्ट्रीन ऑफ यूनिवर्सल मोरल लॉ। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई कांट। उनका कहना है यूनिवर्सल मोरल लॉ वॉज द सुप्रीम लॉ। जो यूनिवर्सल मोरल लॉ है वो ही सुप्रीम लॉ है। स्टेट लॉज मोरल लॉज से ही लिए गए हैं। अगर कभी फ्यूचर में स्टेट लॉज और मोरल लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मोरल लॉज ही प्रिवेल करेंगे, यानी कि उन्होंने मोरल लॉज पे ही फोकस किया है, उसी को सुप्रीम बोला है। इमैनुअल कांट एक और बात करते हैं, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। अब देखिए, वैसे अगर हम बात करें इमैनुअल कांट की फिलॉसफी की, तो बहुत अच्छी फिलॉसफी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। एक तरफ वो बोलते हैं कि स्टेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए ताकि लोगों की एक्टिविटीज़ पे चेक रहे, लगाम लगे। अगर लोगों ने अपनी फ्रीडम को स्टेट को दिया है तो स्टेट ने उसके बदले लोगों को भी बहुत कुछ दिया है। लोगों को अगर फ्रीडम मिली है तो उस फ्रीडम को चेक में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए स्टेट का कंट्रोल होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एनार्की बढ़ जाएगी, लोग अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि जो आपका रॉयल एब्सोल्यूटिज्म है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पावर होनी चाहिए किसी एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। In his opinion, the ultimate source of authority of a state is the institution. स्टेट की अथॉरिटी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो हमारे पास लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया भी एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी गवर्नेंस का। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट को कहाँ से पावर मिल रही है? वो मिल रही है इंस्टीट्यूशंस से। और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना। ये इमैनुअल कांट ने कहा, ये बहुत अच्छी चीज़ उनकी फिलॉसफी में हमें देखने को मिलती है। जो आज के हम अपने गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि हम इसी जो बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस, यही है कि हमें अपनी पावर्स जो गवर्नमेंट है उसको वो पावर्स इंस्टीट्यूशन से आती है, वो इंस्टीट्यूशंस पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें। वो इसलिए है ताकि लोगों का वेलफेयर करें, लोगों के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए। पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। वैसे ही इमैनुअल कांट की फिलॉसफी भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है।
इमैनुअल कांट की फिलॉसफी मोरल लॉज, मोरालिटी, पॉजिटिव फ्रीडम, इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूम रही है और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ जा रही है। आइडियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, फॉर्मलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है। वही इसका क्रिटिसिज्म है कि ये आइडियलिस्टिक बहुत है, ये प्रैक्टिकल नहीं है उतनी। इसमें आइडियलिज्म पे बहुत फोकस किया गया है और इम्पैक्ट जो कांट की फिलॉसफी का है वो भी, इनकी जो फिलॉसफी, यही एक जो पर्टिकुलर हिस्सा है आइडियलिज्म का, इसी का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कांट की फिलॉसफी के आने के बाद पहली बार ये जर्मन फिलॉसफी में आइडियलिज्म के फाउंडेशन रखता है। जर्मन फिलॉसफी में हमें आइडियलिज्म देखने को मिलता है कांट की फिलॉसफी के बाद। कांट की फिलॉसफी का यही एक क्रिटिसिज्म है, यही एक लिमिटेशन है कि वो आइडियलिस्टिक है। कांट की फिलॉसफी ने जर्मन फिलॉसफी में बहुत सारे आइडियलिस्टिक, जो आइडियलिज्म है उसका फाउंडेशन रखा, प्लस जो इंग्लिश स्कॉलर्स हैं उन पे भी कांट की जो फिलॉसफी है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे इंग्लिश वर्क्स हैं जहाँ पर हमें कांट की फिलॉसफी देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो कांट की फिलॉसफी मोरल वैल्यूज पे फोकस है, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है, रूल्स पे फोकस है, मोरालिटी एज अ यूनिवर्सल लॉ पे फोकस है, जो एक सही स्टेट बोलते हैं ना कि परफेक्ट स्टेट की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडियलिस्टिक है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी मोरल वैल्यूज को केवल रूल्स के हिसाब से नहीं अप्लाई कर सकते, हमें सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पंचशील सिद्धांत आपने इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। चाइना के साथ हमारे जो पंचशील सिद्धांत चल रहा था, तो हम आइडियलिस्टिक थे इनिशियल ईयर्स में, लेकिन जब हमने देखा कि प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ और है, आइडियलिस्टिक होकर काम नहीं चलेगा, हम केवल कि हमने ये नियम बना दिया, हम उस नियम को ही फॉलो करेंगे नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, तो उस तरीके से तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें रूल्स बनाने हैं, मोरली करेक्ट रूल्स बनाने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। ये तो थी कांट की फिलॉसफी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस स्कॉलर जो हैं रूसो, जिन्होंने एक नए मूवमेंट की शुरुआत का क्रेडिट जिनको जाता है, रोमांटिसिज्म। हम रूसो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम एडम स्मिथ और बाकी जो वोल्टायर हैं और बाकी जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एज वेल एज एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हमें भी मोरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है और वो क्वेश्चंस जो हैं एथिक्स में इससे पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जो भी सजेशंस हो प्लीज़, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि ज़्यादा से और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप कितना इंगेज कर पा रहे हैं, कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो पा रहा है। मैं जो इतना हार्डवर्क कर रही हूँ या उसका बेनिफिट है भी आपको या नहीं है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कहाँ किस किस फील्ड में, किस किस सब्जेक्ट में आपको वीडियोस चाहिए, आपको सीरीज चाहिए, वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि वो आपकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको मैं फुलफिल कर पाऊँ। प्लीज़ फीडबैक दीजिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस रियली गिव्स मी द मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।